हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल डीडी ऑनलाइन कोचिंग पर। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, अभी हम लोगों का एक आरआरबी एनटीपीसी का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग पर्टिकुलर डेट में पूछे गए क्वेश्चंस जो मैथमेटिक्स के अंदर में आते हैं उनको हम लोग एनालिसिस करा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले भी मैंने कई डेट्स के वीडियो जो है डाले हैं जो अलग अलग डेट में एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग 30 जनवरी को जो क्वेश्चंस पूछे गए थे अलग अलग शिफ्टों में, उसके कुछ क्वेश्चंस हम आपके बीच लेकर के आए हैं, उसको आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आप कॉर्नर पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है। तो कहता है इस त्रिभुज की लंबाई क्या होगी, इस त्रिभुज की लंबाई क्या होगी। तो स्टूडेंट चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, कहता है कि समबाहु त्रिभुज के परिमाप जो है वो 36√3 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि पहले हम लोग समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज कहते किसको हैं। देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज होता है कि जिसके अंदर में मैंने एक त्रिभुज बनाया। सबसे पहले तो आप ये समझिए, समबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी बात, इसके प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण, इसके तीनों कोणों का मान 60-60 डिग्री का होता है। अब यही क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसको इंग्लिश में आप इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। कहता है कि इसका परिमाप आपको दिया गया है, इसका परिमाप है कितना, 36√3 सेंटीमीटर। तो इसका भुजा निकालना है। तो आपको पता है कि इसका जो परिमाप होता है 3 गुने भुजा होता है, और ये आपको दिया गया है 36√3 सेंटीमीटर। तो आपको भुजा हो कितना जाएगा, भुजा हो जाएगा, आप यहां से 3 से इसको काट दीजिए तो 12√3 सेंटीमीटर आपका भुजा निकल करके आ जाएगा। अब पूछा कि इसकी लंबाई क्या होगी। लंबाई मतलब ऊंचाई कह लीजिए, मतलब ये कहा जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज की लंबाई कहिए या ऊंचाई कहिए। अब ये ऊंचाई है क्या, मैं यहाँ पर इसको जरा सा इरेज कर रहा हूँ, इरेज करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो लंबाई, ये जो पूछी जा रही है ना, ये वाली पार्ट, इसी को पूछा जा रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो याद रख लीजिए स्टूडेंट, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है उसका मान होता है √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा, यानी कि भुजा का मतलब साइड कह लीजिए। अब आपको पता है कि इसकी एक भुजा निकली कितनी है, 12√3 सेंटीमीटर। तो आप यहां पर बैठा दीजिए, इसकी ऊंचाई निकल जाएगी, यानी कि ऊंचाई बराबर ये पूछा जाए, ऊंचाई कह लीजिए या लंबाई कह लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वाली पूछी जा रही है। तो आप करेंगे क्या, यहां पर आप 12√3 बैठा देंगे और इसको 2 से काट देंगे। तो आप यहां से इसको जैसे ही काटेंगे तो ये 2 छक्के 12 हो जाएगा, और √3 कैंसिल हो जाएगा। तो √3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 3 बन जाएगा। और 3 को जब आप 6 से कैंसिल मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 18 सेंटीमीटर इसका निकल करके आएगा आंसर, यानी कि 18 सेंटीमीटर इस त्रिभुज की ऊंचाई हो गई। ये ऊंचाई कह लीजिए या लंबाई कह लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी बात। और ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है, √3/2 इंटू साइड। और ये यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर 2 चीज चेक किया। एक तो चेक किया कि आपका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप इसकी तीनों भुजा बराबर होगी। तो आपकी भुजा कितनी निकली, 12√3 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई क्या होती है, तो याद रख लीजिए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड, यानी भुजा। और फिर मैंने यहाँ पर मान रख करके इसको निकाल दिया, तो फाइनली क्या निकल के आया, 18 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स कहता है कि किसी त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं, किसी त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हैं, एक तो 3 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है आपका, ये त्रिभुज इस तरीके से दिया। अब मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि माध्यिका कहते किसको हैं। 3 माध्यिकाएं, माध्यिका कहते हैं कि किसी भी शीर्ष से आप उसके दूसरे भुजा पर, शीर्ष के सामने वाली भुजा पर जो एक लाइन खींचते हैं वो लाइन माध्यिका होती है। माध्यिका जो आप इस पर खींच रहे हैं, तो माध्यिका क्या करेगी, इसको 2 बराबर भागों में बांट देगी। अब यहां से आपको 3 माध्यिका खींची गई, ऐसे करके एक माध्यिका इधर से भी खींची गई, इस शीर्ष से भी, और इस शीर्ष से भी एक माध्यिका खींची गई। एक्चुअली स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी किसी त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं जब जिस पॉइंट पर मिलती हैं, अब जैसे ये वाला पॉइंट है, ये इसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में केंद्रक कहते हैं। अब यहाँ पर क्या रहा है कि एक त्रिभुज है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि किसी त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हैं। एक माध्यिका ये मान लीजिए, और दूसरी ये मान लीजिए, तीसरी ये मान लीजिए। अब ये दे रहा है तो कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट्स इस चीज को आप ध्यान रखेंगे,
एक को आप जैसे कि यहाँ पे लिख लीजिए 6 सेंटीमीटर, दूसरे को लिख लीजिए आप 3 सेंटीमीटर, और एक और जो है उसको लिख लीजिए आप ये वाला पार्ट 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स याद रख लीजिए, जब भी किसी त्रिभुज के अंदर में 3 माध्यिकाएं दी रहे, अलग अलग माध्यिकाएं, तो वहां पर आपको करना क्या होता है कि ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। तो ऐसे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है का फॉर्मूला होता है 4/√3, सॉरी 4/3, √3 नहीं बल्कि 4/3, उसके बाद होता है √S ले लीजिए आप, S ले लीजिए आप। उसके बाद क्या करना है आपको, तीनों जो माध्यिकाएं हैं उन माध्यिकाओं को उसमें माइनस कर दीजिए आप, तीनों माध्यिकाओं को माइनस कर दीजिए आप। जैसे कि पहली माध्यिका आपकी थी S क्या होगा मैं वो भी बताऊंगा पहले। S माइनस ए कर दीजिए, S माइनस बी कर दीजिए और S माइनस सी कर दीजिए। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये फार्मूला जरूर से देखा होगा। इस फार्मूला को कहते हैं हीरोन्स फार्मूला, या बहुत लोग डायमंड फार्मूला भी कहते हैं इसको। तो ये जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, जनरली हमें जो स्केलन ट्रायंगल होती है, यानी कि जो समरूप जो मतलब त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज होता है, उसकी क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम लोग इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता क्या है, अब सिर्फ ये फर्क है इसमें कि यहां तक का जो मान रहता है वो हीरोज फार्मूला का ही रहता है, और ये 4/3 जो है ये एक्स्ट्रा लग जाता है। ये कब लगता है, जब आपको त्रिभुज के अंदर में 3 माध्यिका दी रहे तब। तो आपको करना क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, और इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या होगा कि आपको जो ये तीनों जो माध्यिकाएं दी गई ना, आप तीनों माध्यिकाओं को S का मान क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर ये चीज आप नोट कर लीजिए। S का मान आप लिखेंगे, तीनों जो आपका ये माध्यिका दिया गया उसको आप जोड़ दीजिए यहाँ पर। तो 6 3 8 8 5 6 3 9 और 5 14, उसको 2 से भाग लगा दीजिए। तो आपका ये क्या इतना निकल के आएगा 7 सेंटीमीटर। तो S का मान कितना आया 7। मतलब फिर से मैं बता रहा हूं कि जब भी आपको माध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और उसका क्षेत्रफल पूछे, तो आपको करना क्या, उसका अर्ध परिमाप, यानी कि S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर इंग्लिश में, और हिंदी में अर्ध परिमाप। तो आप सबको जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद किसको जोड़ना है, उनके माध्यिकाओं को जोड़ना है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, 6 3 9 9 5 14 का आधा कर दीजिए 2। यही आपको पहले S का मान निकाल लेना है। अब 4/3 कर लीजिए। अब आप में करना क्या है, A पहले माध्यिका का मान हो गया, B दूसरे माध्यिका का और C तीसरे माध्यिका का। अब यहां पर आपको पुट कर देना। S का मान कितना आया, 7 लिख लीजिए। अब 7 में 1 घटा दीजिए, मान लीजिए कि 6 हमने मान लिया, 7 में से 6 घटा दीजिए तो 1 ही सेंटीमीटर हो जाएगा। S में से B घटा दीजिए, यानी B को मान लीजिए हमने 3 मान लिया, तो B दूसरी माध्यिका को हमने B मान लिया। तो S का मान कितना, 7 में से 3 घटा दीजिए तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। और फिर S में से C 5, तो 5 को आप 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, 4/3, 7 चौके 28, 28 दूना 56 होगा। अब यहां पर आप स्टूडेंट साथ साथ देख सकते हैं कि 7 और 2 का तो निकलेगा नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 4 का वर्गमूल निकल सकता है। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2। बाकी ये जो आपका है 7 और 4, 7 और 2, ये अंदर का अंदर ही रह जाएगा। तो 7 दूना 14 हो जाएगा आपका, 7 दूना 14 सेंटीमीटर। अब यहां पर करना क्या है स्टूडेंट्स, ये निकल के आ गया और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि यहां पर सेंटीमीटर एक यहां भी होगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर यहां पर सेंटीमीटर का पावर 4 आएगा। जब आप स्क्वायर रूट से बाहर ले जाएंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा ये। तो यहां पर फाइनली आप क्या दे देंगे इसका आंसर, 4 दूना 8, 8 √14/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर निकल करके आया। 8/3 √14/3, 8/3 दे ही दिया है इंटू 14 रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, जो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। तो चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कहता है, जो कि कुछ ऐसा है, क्वेश्चन कहता है कि आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, कहता है कि अगर cot थीटा बराबर π/2 है, π/2 माइनस x है तो बराबर 1/√3 है, तो कहता है कि cos x का मान क्या होगा। मतलब यह है, क्वेश्चन में कहता है कि अगर cot π/2 माइनस x बराबर है 1/√3 के,
तो आपसे पूछा जा रहा है कि cos x का मान कितना होगा, ये मतलब इसका मान पूछा जा रहा है, cos x का मान कितना होगा। स्टूडेंट्स इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, cos x का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखना है स्टूडेंट्स कि x का मान क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है ये अच्छे तरीके से, क्वेश्चन में आपको हिसाब साफ देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप उसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो आपका कुछ निकल के आ रहा है cot π/2, पाई का मान होता है कितना है स्टूडेंट्स, 180, 180 होता है यहाँ पर पाई रेडियन में लिया गया है, पाई रेडियन में लिया गया है। तो 180 को आप 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ आपको ऐसा मिलेगा 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर। अब स्टूडेंट्स एक चीज आप बताइए कि किसका मान 1/√3 के बराबर होता है। तो आप सबसे पहले कहेंगे कि tan 30 का मान √3 के बराबर होता है। अब आप कहेंगे कि cot 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर tan 30 के कैसे हो गया, तो इसको आप समझिए। यहाँ पर एक रिलेशन आप याद रख लीजिए स्टूडेंट्स, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, यानी कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा के। तो इसी रिलेशन के अकॉर्डिंगली इसको बैठाया गया है। अब आप देखिए यहाँ पर 30 डिग्री, ये अगर हम इसको ऐसे लिखते तो हम यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते थे, हम ये लिख सकते थे कि tan x लिख सकते थे। क्यों x लिख सकते थे, क्योंकि आपको पता है, मैंने यहाँ पर बताया 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा के। तो यहाँ पर इस थीटा के जगह पर ये थीटा यहाँ पर आया tan थीटा के जगह पर, यहाँ पर थीटा के जगह पर आया, तो दैट मीन्स ये x आया है इसके x के जगह पर। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दे रहा है कि 1/√3, तो आपको पता है कि tan 30 का मान होता है 1/√3। तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि x के जगह पर क्या आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। x के जगह पर आपको यही 30 डिग्री पूछा जा रहा है, x के जगह पर यही आ रहा है ना, तभी तो ये रिलेशन सेटिस्फाइड करेगा। तो हम यहाँ पर हमसे पूछा गया कि cos x का मान क्या होगा, तो आप सिंपली बैठा दीजिए cos x। तो x के जगह पर आया क्या, 30 डिग्री, तो x के जगह पर ये इस cos x के जगह पर x के जगह पर आप 30 डिग्री बैठा दीजिए। अब आपको स्टूडेंट्स अच्छे से पता है कि cos 30 डिग्री का मान होता क्या है, √3/2। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि √3/2 इसका फाइनल आंसर आपका हुआ। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है कि एक आदमी कुछ दूरी साइकिल से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। एक आदमी कुछ दूरी साइकिल से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तथा शेष दूरी यानी कि बची हुई दूरी को वो साइकिल से नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया, आप फिर से समझिए कि एक आदमी कुछ दूरी पैदल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तथा शेष बची हुई जो दूरी है वो साइकिल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और कुल 8 घंटे का समय लेता है, कुल 8 घंटे का समय लेता है। अगर कहता है कि अगर कुल दूरी को हम 28 किलोमीटर मान लें तो पैदल उसने कितनी दूरी तय की थी, पैदल उसने कितनी दूरी तय की थी, यही हमसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका, तो मान लीजिए कि मैंने कहा कि पैदल उसने x किलोमीटर की दूरी तय की, तो अब आपसे क्वेश्चन में साफ साफ दे रहा है कि टोटल दूरी जो थी वो 28 किलोमीटर थी। तो अगर मैंने कहा कि पैदल वो x किलोमीटर, यानी कि मैं ऐसे लिख दूंगा कि पैदल वो x किलोमीटर जाता है, तो साइकिल से कैसे जाएगा, वो साइकिल से वो क्या जाएगा 28 माइनस x, शेष दूरी, ये बची हुई दूरी को वो साइकिल से करेगा और ये पैदल जा रहा है x किलोमीटर। अब आप देखिए तो कहता है कि पैदल जब वो जाता है तो पैदल के लिए वो क्या करता है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दे रहा है। तो आप क्या करेंगे कि दूरी बटे चाल, आपको पता है कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो पैदल उसने x किलोमीटर की दूरी तय की है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, अब प्लस कर दीजिए। अब शेष दूरी यानी कि 28 माइनस x की दूरी उसने साइकिल से तय की और साइकिल में चाल था क्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 28 माइनस x बटे 6। अब इस पूरे दूरी को यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक दोनों दूरी को तय करने में उसे कुल 8 घंटे का समय लगा, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमें साफ साफ यहाँ दिखता है कि 2 और 6 का एलसीएम होगा क्या, 2 और 6 का एलसीएम होगा 6। तो आप यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, 2 दिया 6x और 6 काट दीजिए, 28 माइनस x हो जाएगा बराबर 8। अब आपको पता है कि 3x में से x को अगर आप घटा देंगे
तो आपको 2x आ जाएगा, 8 6 के 48, ये 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 28 इधर चला आएगा, 28 तो ये हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर। अब 2 से इसको काट दीजिए, बराबर 10। तो आप साफ साफ कहेंगे कि उसने पैदल, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पैदल उसने कितनी दूरी तय की है, तो आप देख सकते हैं कि पैदल उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो साइकिल से कितना तय किया होगा, 28 में से अगर आपसे ऐसा पूछ लेता है कि साइकिल से उसने कितनी दूरी तय की, तो 28 में से इस 10 को आप माइनस कर देते तो आपको निकल के आता है 18 किलोमीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ कि पैदल उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब स्टूडेंट्स, ये तो तरीका था कि जब आप बेसिक तरीके से क्वेश्चंस को बना रहे थे, लेकिन अगर आप इसको एलिगेशन मिक्सचर के तरीके से चाहते तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। मैं बताऊंगा वो कैसे। अब स्टूडेंट्स, आप एक चीज देखिए यहां पर, अगर मैं कहता कि पूरी दूरी मान लीजिए कि वो पैदल ही चला, पूरी दूरी वो पैदल ही चला। अब आपको पता है कि पूरी दूरी थी कितनी, 28 किलोमीटर। तो अगर मैं कहता कि पैदल ही अगर वो पूरी दूरी तय कर लेता तो वो कितना समय लेता। आप सिंपल सी बात है कि 28 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है तो वो 14 घंटा लेता, यानी कि पैदल के लिए वो 14 घंटा लेता समय। और अगर वो पूरी दूरी, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि पूरी दूरी वो साइकिल से ही तय करता, तब क्या लेता वो, साइकिल से। तो हम कहते हैं कि 28/6, चूंकि 28 किलोमीटर तो कुल दूरी है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो साइकिल से जा रहा है, तो हम इसको काट सकते हैं, 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी कि 14/3 घंटा लगता है उसको। यानी कि अगर वो पूरी दूरी सिर्फ पैदल तय करता तो उसे 14 घंटा लगता। अगर मान लेते कि पूरी दूरी वो साइकिल से तय करता तो उसको 14/3 घंटा लगता। अब आप चले आइए यहाँ पर कि पैदल वो 14 घंटा लेता और साइकिल से कितना लेता, 14/3। अब आपको साफ साफ पता है कि एक्चुअल में वो जो पूरी दूरी जो तय की थी उसने साइकिल, पैदल और साइकिल से, उसके लिए उसने कितना समय लिया था, 8 घंटे का समय लिया था। तो आप 8 घंटा यहाँ लिख दीजिए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप इसको इसमें इसको घटा देना है। तो 8 में इसको घटा दीजिए और 14 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, जैसा कि आपको क्वेश्चन में जो आप जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा। अब यहाँ पर आप इसको ऐसा कर लीजिए, 8 - 14/3, तो 8 या 24, 24 में से 14 को घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है साफ साफ कि ये इस रेशियो में आ रहा है, तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो आपका कितना दे देगा, ये 6 नीचे की तरफ चलाएगा तो 10 6 × 18 हो जाएगा। तो सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10:10, यानी कि 10 और 10 का जो इसका रेशियो आएगा वो 10 और 18 का रेशियो आएगा। अब आप कहेंगे कि 10/3 और 6 मतलब 18 कैसे, 10/18 कैसे हो गया। मैं यहाँ पर ये भी समझा देता हूँ। 10/3 है, अब कहिए कि ये यहाँ पर आपको 6 दिया हुआ था, यही दिया हुआ था ना, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते थे, 10/3 और ये 6 को नीचे ले आते आप तो क्या हो जाता है, 10/18। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि 10:18। तो अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि पैदल उसको 14 घंटा लगता है, इसके लिए उसकी कुल दूरी कितनी निकल के आ रही है, 10, और जितना वो साइकिल से चलता है तो साइकिल से वो कितने दूरी तय करता है, 18। तो स्टूडेंट्स, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो अपनी अपनी सोच की बात है। अगर आपको लगता है कि आप बेसिक तरीके से बनाए तो जो पहला तरीका मैंने बताया उससे भी आप बना सकते हैं। अगर आपको लगता है एलिगेशन मिक्सचर से बना तो ऐसे भी बना सकते हैं। बल्कि मैं कहूंगा कि आप ज्यादा बेटर है कि आप ऐसे बनाइए, तो आपको कम समय लगेगा और काफी फास्ट आप आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा रहा है कि 15% की दर से, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 10,000 रुपए का मिश्र धन क्या होगा। 2 वर्ष 15% की दर से 10,000 रुपए का मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मैं ये कहूं कि 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपए का मिश्र धन यानी अमाउंट पूछा जा रहा है। तो आपको स्टूडेंट्स पता है कि अमाउंट का फार्मूला होता क्या है। अमाउंट का फार्मूला होता है P1 + R/100 अपॉन में समय, ये पावर में T यानी समय। अब स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को कई टीचर आपको लॉजिकल तरीके से समझाते हो, लेकिन मैं नहीं कहता हूं कि आप लॉजिकली समझिए, आप सिंपल वे में समझ लीजिए। फार्मूला याद रखिए, पुट कर दीजिए। हाँ, कई क्वेश्चंस के लिए फार्मूले की जरूरत नहीं होती, आप देख करके भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन जितना बेसिक तरीके से समझेंगे उतना मैथ्स आपके लिए आसान होगा। तो स्टूडेंट्स, हमें यही मिश्र धन, अमाउंट को ही हिंदी में मिश्र धन कहा जाता है। अब आपको P का मतलब होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में मिश्र धन। तो आपको साफ साफ दे रहा है
कि 10,000 रुपया आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका मूलधन है, जैसा कि आपको क्वेश्चन दे रहा है। और दर कितना देता है स्टूडेंट्स? दर देता है 15%। तो 15% यहाँ रख लीजिए, और समय आपको कितना दे रहा है? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष रख लीजिए यहाँ पर, 5 तिया 15, 20। अब आप यहाँ पर कर सकते हैं 10,000, 20 एकम 20 और 30, 23। और 23 का स्क्वायर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? 529, और 20 का स्क्वायर हो जाता है 400। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपल तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ये 4 से ये दोनों काट दीजिए और इस 25 से काट दीजिए। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि 529 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना निकल के आएगा? 13225, 13225 आंसर निकल के आएगा। यानी कि 13,225 रुपया आपका आंसर निकल के आएगा। आप इतना तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं कि 529 आएगा। 529 को आप यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,225 इसका राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी बात। और जो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, और ये मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट ने इसको सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है, वो कुछ ऐसा है, कहता है कि x का मान आपको दे रहा है 7 + 4√3 है, ठीक, राइट। और आपसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि √x + 1/√x का मान कितना होगा। तो स्टूडेंट्स ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये तो देख करके ही समझने वाला क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूं कि इसका आंसर क्या निकल करके आएगा। आपको समझना है सबसे पहले। चलिए इसको मैं ऐसा करता हूं कि इसको मैं साइड में लिख देता हूं, क्योंकि ये तो आपसे पूछा ही गया है कि √x + 1/√x का मान कितना होगा। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, हमेशा याद रख लीजिए कि ये जो चीजें निकल के आती है ना, एक्चुअली ये a + b के होल स्क्वायर पर टूटी हुई है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ ऐसी चीजों को आपको कैसे करना है, मैं एक लॉजिकल तरीका बताता हूँ। 4√3, आप स्टूडेंट्स मुझे बताइए कि 4√3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 4√3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से आपको कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये 2ab है, ये 2ab है, ये a है, ये b है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 + √3 का होल स्क्वायर है ये। अब आप समझिए कैसे, मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं। 2 + √3 का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपको दे देगा 2 का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर √3 का आप √3 यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 ही हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? 2ab, 2ab a की जगह पर क्या है? 2, तो 2 2 जा 4 और 4√3। अब स्टूडेंट्स आपको साफ साफ दिख गया होगा कि यहाँ पर 4 + 3 7 और सॉरी ये 4√3 है ना, ये 4√3। अब आपको ये दिख रहा है, आपको ये बात समझ में आ गई कि 2 + √3 का होल स्क्वायर है ये पूरा का पूरा। वही मैंने यहाँ पर समझाया। जब भी आपको ऐसा चीज आए ना तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसको आप ब्रेक कर लीजिए। यहाँ से आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि ये किसका होल स्क्वायर है। तो यहीं पर यहां मैंने आपको समझाया ये चीज। अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि यहां पर ये जो है आपको 2 + √3 का स्क्वायर है। तो अगर आपको मैं कहूं कि जब हमें ये पता चल गया कि 2 + √3 का स्क्वायर है, अगर यहां से मैं स्क्वायर हटा दूं तो इधर क्या बन जाएगा? इधर बन जाएगा √x बन जाएगा। क्योंकि जब आपको पता है कि इधर से जब आप रूट हटाते हैं तो उधर वाले नंबर पर स्क्वायर बनता है। तो हमें करना क्या होगा कि अभी आपको कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है, ये तो हमने आपको क्वेश्चन से रिलेटेड था इसलिए बता दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ऐसे दे देता है, वो 7 + 4√3 दे देता है और पूछता है कि भाई बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? ये होता है 2 + √3। यही आपसे पूछा गया था, ठीक। चलिए अब हमें ये पता चल गया स्टूडेंट्स कि √x का मान है 2 + √3। अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब आपको एक चीज इसकी वैल्यू तो पता चल गई। अब ये 1/√x है। अब आपको स्टूडेंट्स ये भी अच्छे से पता है कि जब आप किसी चीज को रेशनलाइज करते हैं और ये दो ऐसा निकलता तो ये एक्चुअली ऊपर जाकर के कुछ माइनस में बदल जाता है। तो 1/√x का मान क्या होगा? 2 - √3, यानी कि उसका परमयीकरण करना। मैं कहूं कि 1/√x के यहाँ पर x के जगह पर √x के जगह पर क्या रखेंगे? 2 + √3। अब 2 + √3
को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब मेरे कहने का है कि आप यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए 2√3 है, इसको जब आप रेशनलाइज करेंगे तो 2 - √3 आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसी का, ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब इसका और इसका स्क्वायर का डिफरेंस आपको 1 आए। मतलब मेरा कहने का है कि 2 का स्क्वायर करते हैं और यहाँ √3 का स्क्वायर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 4 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 1। तो आपको साफ साफ बिना टाइम वेस्ट किए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 - √3। ठीक, अब यहाँ पर आपको पुट कर देना है उस वैल्यू को। तो आपको √x का मान देख कितना आ रहा है? 2 + √3, और ये प्लस का सिंबल है, यहाँ पर प्लस लिख दीजिए। अब इसका मान कितना आया? 2 - √3, तो 2 - √3 यहाँ पर रख दीजिए। ये दोनों आपका प्लस माइनस सेम है, इसलिए कट जाएगा। 2 + 2 = 4 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट्स कितना निकल के आएगा? 4, जो कि इस क्वेश्चन का यही आपसे पूछा गया था। मेरे ख्याल से ही आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ज्यादा अच्छा है कि आप इसको ऐसे समझिए। हालांकि मैं स्टूडेंट्स बता दूं, स्क्वायर रूट के लिए और क्यूब रूट के लिए मैंने ऑलरेडी हमारे में अपलोड किया हुआ है, और जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं उसमें मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया है। ये मतलब स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, घनमूल से रिलेटेड जो चीज़ों होती हैं उनको सीखने के लिए। तो जिन भी स्टूडेंट्स को वो अगर देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उससे आप उसमें जा करके आप देख सकते हैं और अच्छे से उस चीज़ को समझ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने देखा, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स ऐसा आ रहा है आपके बीच कि कहता है कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व, कहता है कि 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 7:1 था। तो कहता है पिता की वर्तमान आयु क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको अब मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। गौर कीजिए क्वेश्चन पर। कहता है कि वर्तमान जो एज है वो क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रहा है कि वो पिता और पुत्र की वर्तमान एज जो है वो 50 वर्ष है, यानी कि दोनों की संयुक्त एज, कुल एज जो है 50 वर्ष है। कहता है कि 5 साल पहले, यानी 5 साल पहले का मतलब हो गया 5 साल पीछे। कहता है कि उनकी आयु का अनुपात जो था 5 साल पहले का, अभी का नहीं पूछ रहा है, वो 7:1 था। तो एक बात बताइए, अगर मैं एज्यूम करूं कि वर्तमान में पिता पुत्र की आयु 50 वर्ष है, तो 5 साल पहले उनकी कुल आयु कितनी रही होगी? 40 साल रही होगी। क्यों? आप समझिए, अगर मैं कहूं कि 50 वर्ष तो उनकी वर्तमान आयु है का कुल योग है, और 5 वर्ष पूर्व का, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? 5 वर्ष पूर्व का मतलब होगा कि 5 साल पिता की आयु में भी कमी आएगी, 5 साल पुत्र की आयु में भी कमी आएगी। आप समझ रहे हो? तो आप 50 में से 10 साल घटा दोगे तो 5 वर्ष पूर्व की उन दोनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष हो जाएगी। और ये जो 40 वर्ष है उसमें कहता है कि पिता की आयु, अब ये जो कुल आयु जो निकल के आ रही है 40 वर्ष, इसमें पिता पुत्र दोनों की आयु शामिल है। आप समझ पा रहे हो? मैं दोबारा से कहता हूं कि 50 वर्ष तो दे रहा है वर्तमान आयु, कहता 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व का कुल आयु कितना हो जाएगा? दोनों के एज में से 5-5 साल घटा देंगे। आप पीछे का एज पूछेंगे 5 साल का, तो 5 साल दोनों में घटाएंगे ना, तो 5 5 2 जा 10, यानी कि 10 साल कुल आयु में घटा देंगे, तो 40 वर्ष जो कुल आयु निकल के आएगी वो पिता पुत्र की 5 साल पूर्व की आयु निकल करके आएगी। तो यहां पर हम कहेंगे कि पिता की आयु क्या थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त की उनका रेशियो जो पूछा गया था वो था 7:1, यानी पिता का 7 और पुत्र का 1 था, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। तो हम पिता की आयु निकाल लेंगे। पिता की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? 40 × 7 कर देंगे, और इन दोनों का कुल योग कितना हो जाएगा? 8। तो 8 × 5 = 40, 7 × 5 = 35। पिता की आयु है कितनी? 35 वर्ष। आपसे पिता की ही वर्तमान आयु पूछी जा रही है। हालांकि इससे आप इजीली बता सकते थे, अगर आपको पुत्र की भी आयु पूछी जाती तो भी आप कर सकते थे। 40 वर्ष 5 वर्ष पूर्व की आयु थी, तो पुत्र की आयु अगर पूछी जाती तो आप क्या लिखते? पुत्र की आयु लिखते, 40 में से 35 को घटा देते तो 5 वर्ष। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु जो थी वो 5 वर्ष थी, और पिता की आयु जो 5 वर्ष पूर्व थी वो 35 वर्ष थी। तो अब पूछता है कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? तो पिता की 5 साल पूर्व की आयु थी 35 वर्ष, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? इसमें 5 साल आप जोड़ दोगे तो 35 + 5 = 40 वर्ष हो जाएगी। यही आपका आंसर है। यही आपसे पूछा गया था कि पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी निकली? 40 वर्ष निकली। ये 35 साल 5 वर्ष पूर्व की, अब 5 साल अभी वर्तमान में, तो 5 साल आप प्लस करेंगे, 5 साल प्लस करेंगे तो 35 × 5 = 40 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर था। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है। हालांकि मैं बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19 का पावर 300 है, और इसको कहा गया कि 20 से डिवाइड करने पर
शेषफल क्या बचेगा। हालांकि स्टूडेंट्स ये 29 जनवरी का क्वेश्चन है, लेकिन ये मुझे किसी स्टूडेंट ने बाद में भेजा, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको भी मैं करा देता हूँ। शेषफल से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिमाइंडर से, तो मैंने 29 जनवरी का ये क्वेश्चन अभी आपको 30 जनवरी में मैं करा रहा हूँ, एक डेट पीछे का। तो हालांकि ये भी रिलेवेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। स्टूडेंट्स एक फॉर्मेट हमेशा याद रखिएगा, कुछ नहीं है, इसका आंसर सिर्फ होगा एक, इसका शेषफल होगा एक, लेकिन क्यों होगा वो समझिए आप। देखिए जब भी आपको फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखे ना, फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखे और यहां पर n का मान अगर इवन हो, n का मान इवन हो, इवन का मतलब होता है सम संख्या, सम संख्या है, तो हमेशा याद रख लीजिए कि ऐसे फॉर्मेट का रिमाइंडर यानी कि शेष जो होता है वो हमेशा एक होगा, शेष एक होगा। अब यहीं पर उल्टा हो जाए, मतलब सेम टू सेम रहे, कहने का मतलब है कि यहां पर अगर आपको ऐसा दिया रहे कि x माइनस 1 n और x हो, और यहाँ n का मान जो है ये n आपका ऑड हो यानी कि विषम हो, विषम ऑड हो यानी कि विषम हो, तो हमेशा याद रख लीजिए जो शेष होगा ना वो क्या होगा, जो शेष होगा जो यहां रहेगा ना x माइनस 1 वही आपका शेष होगा, यानी कि जो आप यहां पर देखेंगे जो संख्या आधार के रूप में दी होगी वही उसका शेष होगा। अब मैं यहां पर आपको समझाता हूं, बस आप इस दो फॉर्मेट को याद रख लीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर 100% निकल करके आ जाएगा। अब देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां समझिएगा। अब आप एक बात बताइए, ये 19 का पावर 300 है और कहा कि इसे 20 से डिवाइड करना है, तो आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 19 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना 20 माइनस 1 का पावर 300 डिवाइडेड बाय 20। तो यहां पर आप गौर कीजिए किससे मैच कर रहा है। मैंने कहा कि x माइनस 1 का पावर n है और उसको x से ही डिवाइड करना है, तो अगर आपका ये वाला पावर इवन होगा तो आप हमेशा क्या लिखेंगे, शेषफल 1 लिखेंगे, जो कि आपका आंसर होगा। अगर तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि 20 माइनस 1 और ये 300 कैसी संख्या है, 300 आपकी इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तो आपको बताने की जरूरत है क्या, क्योंकि इसका देखते ही आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर कितना निकल के आएगा, 1, यानी कि इसका शेष जो हो जाएगा, शेषफल वो हो जाएगा 1, क्योंकि ये इवन नंबर है। अगर सपोज कर लीजिए यहां पर 300 के जगह आपसे पूछ लेता 301, तब आप क्या लिखते, तब आपका इवन नंबर नहीं होता वो, तब आपका आंसर आता 19। क्यों, क्योंकि आपको अगर मैं यहां पर कह देता है कि 301 दिया रहता तो आपका ये कंडीशन आता, आपको पता है कि n अगर ऑड हो यानी कि यहाँ का पावर जो है वो ऑड हो, विषम संख्या हो, तो आपको यहाँ पर जो संख्या दी रहे वही। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा आपको दिखता तो क्या आप देख करके आंसर नहीं दे सकते थे, बिल्कुल दे सकते थे, आप 20 माइनस x लिख सकते थे। अब यहाँ पर आपको पावर साफ साफ दिख रहा है कि 301, और 301 क्या है, विषम संख्या होती है, तो विषम संख्या है तो एक सिंपल सी बात होती कि इस कंडीशन में आपका शेषफल कितना होता, 19 हो जाता। बस आपको ये याद रखना है। लेकिन एक्चुअल में तो 20, ये तो 300, ये तो मैं अलग से अपने से करवा रहा हूं ना आपको कि 301 डाल के, लेकिन एक्चुअल जो क्वेश्चन था वो तो 300 था और वो सम संख्या थी, तो इसलिए उसका शेषफल कितना आया था, 1 आया था। तो ये मैंने एक्स्ट्रा आपको समझा दिया कि कभी हो सकता है आपसे विषम संख्या का भी पूछ ले, तो आपको बस ये फॉर्मेट याद रखना है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपको आंसर दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके बीच आ रहा है कि कहता है कि किसी निश्चित दूरी के लिए चालों का अनुपात 4:3:2 है, तो उनके द्वारा तो लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। फिर से समझिए क्वेश्चन, कहता है किसी निश्चित दूरी के लिए चालों का अनुपात 4:3:2 है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, तो कहता है तो लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको करना क्या होता है, बस एक सिंपल सा लॉजिक देख लीजिए। मान लीजिए आपको पता है कि समय के लिए क्या फॉर्मेट होता है, समय के लिए फॉर्मेट होता है दूरी बटे चाल, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि उनके मतलब किसी निश्चित दूरी के लिए चालों का अनुपात 4:3:2 दिया गया है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, और क्वेश्चन आप यहां पर देख भी सकते हैं। तो हम मान लेंगे, और हमें पता है समय के लिए, अभी जस्ट मैंने आपको कहा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो मान लेंगे कि समय को हम एक इकाई मान लेंगे, एक यूनिट मान लेंगे। तो हम कहेंगे कि पहले कंडीशन में हमें जो समय लगेगा वो क्या लगेगा, पहले कंडीशन में चाल है क्या, तो आप कहेंगे कि एक इकाई तो मैंने दूरी मानी है और चाल कितना दिया हुआ 4, तो इतना समय लगेगा। अब दूसरे कंडीशन में भी दूरी वही रहेगी, एक इकाई ही रहेगी, लेकिन हमें चाल कितना दे रहा है 3, तो हम 3 लिख लेंगे। अब कहता है कि क्योंकि हमें समय का अनुपात पूछा जा रहा है, तो पहला समय ये होगा, दूसरा ये, और तीसरा कहता है तीसरा समय यानी कि 2 है,
तो हम कहेंगे यानी कि चाल 2 है तो तीसरे में भी दूरी तो वही सेम ही रहेगी, 1 इकाई। अब 2 ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये समय का अनुपात हो जाएगा, पहला समय ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये होगा। तो अब हमको करना क्या है, इनका हमको अनुपात निकाल लेना है। तो 4, 3 और 2 का मतलब एलसीएम ले लीजिए। 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो 12 यहाँ पर रखिए, तो 12 को आप 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर इस 12 को 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा। और फिर इस 12 को आप 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा। तो फाइनली आप कहेंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है, 3:4:6। मतलब मेरे कहने का कि 4, 3 और 12 का एलसीएम मैंने ले लिया, तो 12 का इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो वही मैंने 12 हर जगह बैठाया है, 12 12 12 किया है यहाँ पर। सबको मान लीजिए कि 12 कर दिया। एक को लिखना नहीं है, एक को आप लिखिए ना लिखिए बात बराबर ही होता है। तो 4 तिया 12, 3 चौके 12 और 2 छक्के 12। तो आपको जो समय का अनुपात होगा 3:4:6 होगा। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ तो 1 था इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको 12 इन सब का एलसीएम लेकर के कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पर 1 नहीं होता, मान लीजिए कि 2 होता, 3 होता, यहाँ भी कुछ और होता, यहाँ भी कुछ, तो फिर उसके अनुसार आप उसको सॉल्व करते और काट करके जो भी आपका आंसर आता वो लिखते आप यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ ऐसा, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि sin -1 बराबर है आपका 1/√2 के, और इसमें पूछा जा रहा है बराबर x के। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है कैसे। जनरली स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये जो आपका होता है, ये 1/√2, ये एक्चुअली क्या होता है, ये 1/√2 को आप ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर। अभी आप छोड़ दीजिए कि कितना होता है, नहीं होता है। आप sin -1, तो sin -1 का मतलब क्या होता है, sin -1 का मतलब होता है कि आपको पता है कि यहाँ पर ये ये कितना हो जाएगा, sin -1 इनवर्स है। तो आप किसी पर भी पावर इस तरीके से लिखा रहता है तो आप उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो सिंपली ये क्या होगा कि ये साइन जो होगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जा करके, तो यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा, sin x हो जाएगा जा करके। तो हमेशा याद रख लीजिए कि जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर sin -1 का ही नहीं, कुछ भी हो, जैसे आप कह लो कि मैंने कह लिया x -1, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता है x का पावर 2, तो यहाँ पर आप पावर बैठा देते हैं। यहाँ पर होता है 3, तो आप यहाँ पर 3 बैठा देते हैं। तो इस तरह से चीजें होती हैं। जब भी आप किसी चीज को इनवर्स में लिखते हैं, यानी कि उसको उल्टा लिखते हैं, तो वही, तो यहाँ sin -1 का मतलब था 1/sin। अब चूंकि यहाँ पर 1 ही था, तो इसमें 1 रखें ना रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप जब इसको लिखते तो आप क्या लिखते, 1/sin। तो 1/sin, sin क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई हो जाता है जाके sin x। अब आप स्टूडेंट्स मुझे बताइए कि यहां पर sin कितनी डिग्री का मान, sin कितनी डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो आपको पता है कि sin 45 डिग्री का मान, sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो अब आप एक बात बताओ मुझे, x के जगह पर क्या आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है। तो यही तो आपसे पूछा गया था, यही आपसे पूछा गया कि x के जगह पर क्या आएगा, तो x के जगह पर 45 डिग्री आएगा। यही सिंपल क्वेश्चन, हालांकि सिंपल था, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं जानने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा होगा। ऐसा कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन में। तो आप समझ गए x के जगह पर क्या आ रहा है, 45 डिग्री। अब चलिए स्टूडेंट्स आपके बीच नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो कुछ ऐसा है। क्वेश्चन कहता है कि a का पावर हाफ है और ये बराबर आपको देता है 6, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। अब कहता है कि a² - 36a का मान कितना होगा, a² - 36a का मान कितना होगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहां से हमें एक रिलेशन को समझना है। इस रिलेशन को देखिए, जब भी याद रख लीजिए, किसी भी नंबर पर अगर उसके ऊपर रूट होता है ना, तो जब आप उसको खोलते हैं तो उस पर हाफ इस तरीके से लिखा जाता है। और यहां पर से जब आप उधर से रूट हटाते हैं तो इधर वाले संख्या पर क्या होता है। अब जैसे मैं कहता है कि यहाँ पर रूट x हो गया, अब रूट x हो गया, मान लीजिए कि मैं कह देता y, तो हम यहाँ पर से अगर ये रूट हटाते तो यहाँ पर क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। ये रिलेशन बनता है। तो इसी रिलेशन को हम यहाँ पर, तो यहाँ पर a का पावर हाफ है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, 6। अब यहाँ से अगर हम ये रूट हटाएंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर बन जाएगा, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये हमें पता चल गया कि a का मान हमें कितना मिल रहा है, 36 मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे।
अब यहाँ पर आप देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 36 ए है, तो यहाँ दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर ए रह जाएगा और यहाँ पर 36 रह जाएगा। अब आपको पता है कि ए का मान कितना आ रहा है 36, तो हम यहाँ पर 36 माइनस 36 कर देंगे, 36 में से 36 को घटाएंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम संख्या अगर घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब 0 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, तो आपका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था कि अगर ए का पावर हाफ बराबर 6 है तो ए स्क्वायर माइनस 36 ए का मान कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस 36 ए का मान हो जाएगा 0, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। अब आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट, जो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक त्रिभुज में दो भुजा है, एक त्रिभुज में दो भुजा है जो कि है 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, और उनके बीच का कोण 60 डिग्री, उनके बीच का कोण 60 डिग्री है, तो कहता है तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ये कोसाइन रूल पर है, और कोसाइन रूल क्या होता है इसको मैं आपको समझा देता हूं। इस पर अभी लेटेस्ट कई जो डेट के एग्जाम्स हुए हैं उसमें कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे, तो आप समझ लीजिए कोसाइन रूल, इसको कॉस रूल भी लोग कहते हैं या कोसाइन रूल भी कहते हैं इसको। तो एक्चुअली कोसाइन रूल होता क्या है उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रहा है, कहता है कि एक त्रिभुज है, तो मान लीजिए कि हमने एक कहा कि एक त्रिभुज है यहाँ पर, और त्रिभुज में कहता क्या है कि त्रिभुज की दो भुजा है। तो अब जैसे मान लीजिए कि मैंने ए मान लिया यहाँ पर, यहाँ सी मान लिया, यहाँ बी मान लिया। अब कहता है कि इसकी दो भुजा है, एक भुजा तो यहां पर मान लीजिए कि 7 सेंटीमीटर, ठीक, और कहता है कि दूसरी भुजा जो है, दूसरी भुजा कहता है कि 8 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा यहां पर 8 सेंटीमीटर है। तो ये स्टूडेंट्स एक चीज का हमेशा आप याद रख लेंगे कि जब भी आपको क्वेश्चन कोसाइन रूल से जो दिया जाता है और कहता है कि इन दोनों के बीच में, क्वेश्चन में क्या कहता है कि त्रिभुज में दो भुजा है, एक भुजा को मैंने 7 मान लिया और दूसरी भुजा को मैंने 8 मान लिया, जैसा कि आपको क्वेश्चन में यहाँ, तो मैं यहाँ क्वेश्चन देख रहा हूँ, आप वहां देख रहे हैं 8 सेंटीमीटर, उनके बीच का कोण, अब इनके यानी कि इन दोनों भुजा के बीच का कोण जो यहाँ पर बन रहा है वो बन रहा है आपको 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो कहता है कि तीसरी भुजा जो ये वाली भुजा है ना, इसका मान पूछा जा रहा है। तो याद रख लीजिए स्टूडेंट्स कि ए के सामने वाली भुजा को आप ए मानेंगे, जिसके सामने हो ना, जैसे ए है तो इसके सामने वाली, कोसाइन रूल है ये, कोसाइन रूल में इस बात को आप माइंड में रख लीजिए, कैसे निकलता है वही मैं आपको बता रहा हूं। ए के सामने वाली भुजा ए मानेंगे, सी के सामने वाली भुजा को सी मानेंगे, स्मॉल से, चूंकि ये सब कैपिटल है इसलिए मैंने सबको स्मॉल से डिनोट किया, इस सी मान लेंगे। अब ये बी है तो बी के ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी बी, और आपसे यही बी का मान पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स एक बात को आपको ध्यान रखना होगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो आपके लिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप देख लीजिएगा कि बी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, यही आप, और उसके बाद हो जाएगा 2ac इंटू साइन बी, साइन बी, ये आपका, सॉरी साइन नहीं, सॉरी मैंने कोसाइन रूल है ना, मैंने मिस्टेक लिख दिया, कॉस बी होगा, कॉस बी, आप इसको सुधार लेंगे, वो बाय मिस्टेक मैंने साइन लिख दिया था। अब क्या करें, पजल हो जाता है दिमाग, तो इसलिए लिखा जाता है, तो एक्चुअली ये होगा आपका, तो आपने समझा होगा कि यहाँ पर कॉस होगा। तो आप क्या लिखेंगे, जिसका मान पूछा जाए ना, तो आपसे ये तीसरी भुजा की लंबाई पूछी जा रही है, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू कॉस बी। अब आपको यहां पर वैल्यू को पुट कर देना। अब ए के जगह पर स्टूडेंट्स आप क्या देखते हैं 7 सेंटीमीटर, और सी के जगह पर आप क्या देखते हैं 8 सेंटीमीटर, तो आपको करना क्या है, यहां पर वैल्यू पुट कर देनी है, बी स्क्वायर यहां पर लिख दीजिए। अब इस चीज को आप हमेशा याद रख लेंगे, और बी का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर बी के जगह पर वो कोण रखेंगे आप, वो लेकिन बाद में, पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर 7 है, तो यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 49 हो जाएगा। सी के जगह पर क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 64 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर धराधर पुट कर दीजिए, ए का मान कितना है 7, सी का मान कितना है 8, और cos b का मतलब क्या हो गया कि cos 60 डिग्री, यहाँ पर b का मतलब क्या है कि b बराबर 60 डिग्री के है, तो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री का मतलब क्या होगा, आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, चूंकि b का मान पूछा गया, तो यहाँ से अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इन सब पर रूट बन जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर 49 जोड़ दीजिए, 9 4 13 और 6 4 10 11। अब यहाँ पर आप काट दीजिए, 2 एकम 7 गुने 8, और cos 60 डिग्री का मान होता है कितना 1/2, इतना का मान क्या होता है cos 60 डिग्री का
1/2 होता है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ से आप धराधर काट दीजिए 2 से, तो 8 7 56 हो जाएगा। और 113 में से अगर 56 को आप 7 8 56 हो जाएगा ना इसका मान, तो आप 113 में से 56 को घटा देंगे तो आपको कितना आएगा? 57। तो आपको फाइनली पता चला ये बी का मान कितना निकल के, यानी ये वाली जो लंबाई है यहां से यहां तक की √57, यही आपसे पूछा गया था। 7 से 57 सेंटीमीटर दे दीजिए, आप सेंटीमीटर दे दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में भी सेंटीमीटर ही दे रहा है, तो यहां पर भी मैंने सेंटीमीटर लिखा है, इसलिए आप √57, क्योंकि ये तो स्क्वायर में होगा तो स्क्वायर बाहर चला जाएगा, तो बी का मान कितना आ जाएगा? √57 सेंटीमीटर यहां से यहां तक की लंबाई हो जाएगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी बात। हाँ स्टूडेंट्स, इसी में एक रिलेशन और आता है जो आपको समझना पड़ेगा, और वो रिलेशन क्या होता है एक्चुअली? वो रिलेशन होता है कि जब अगर आपको यहीं पर कोण का मान पूछ लेता, अब जैसे ये तो आपने देख लिया क्वेश्चन का, अगर यहीं पर आपसे कोण का मान पूछता कि इसका कोण का मान कितना होगा, तो आपको अगर पूछता cos b, अब ये मैं मिटा करके, कभी कभी क्या होता है कि आपको इसी क्वेश्चन को घुमा सकता था क्या कि आपको कर देता कि तीनों भुजा की लंबाई दे देता, तीनों भुजा की लंबाई आपको दे देता और पूछ लेता कि किसी दो भुजा के बीच का कोण क्या है, यानी cos b का मान पूछ लेता, ये वाला मान, ये जो मान है ना एंगल b का मान आपसे पूछ लेता। तब आप इसी रिलेशन से उसको निकाल सकते थे। कैसे निकालते? इसको आप लोग मान लीजिए कि ये वाली लंबाई जो b है ये आपको दी रहती, क्योंकि अभी मैं तो क्वेश्चन अपने मन से करा रहा हूँ, ये तो पूछा नहीं है, ऐसा पूछ सकता है, तो इसी रिलेशन से आप उसको निकाल सकते थे। मान लीजिए ये b है ना, b के सामने b है, और ये आपको निकल के, अभी मैंने निकाल के बताया था कि √57 है, और ये भी गिवन रहता है अगर, तब आप क्या करते? आपसे पूछ लेता कि cos b का मान, यानी कि cos b, यानी कि यहां पर जो एंगल बन रहा है ना इसका मान, तो आप कैसे करते? आप सिंपली देख लीजिए, ऐसे करते a² + c², और यहां पर आप लगा देते b², ठीक। और यहां पर आप करते क्या? 2ac कर देते। 2ac क्यों करते? क्योंकि आप देखिए इसको आप इधर ले आए, इसको आपने -2ac था ना, -b² को आप उधर ले जाते तो ये a² + c² में ये माइनस में आ जाता, ये इतना सा माइनस जब इधर आ जाता तो ये प्लस में हो जाता, तो ये क्या आ जाता? 2ac cos b। अब इसको आप यहां पर ac रख देते आप। अब इसी रिलेशन पर आप वैल्यू को पुट कर करके आप एंगल का मान निकाल सकते। देखिए आपका एंगल निकल जाएगा। a का स्क्वायर क्या होता है? 7 7 7 49, और c का 8 8 49 में 64 जोड़ दीजिए तो आपका कितना आ गया? 113। अब b का मान ऑलरेडी आपको गिवन है √57, तो √57 आपको अगर यहां पर पुट कर देना है तो कितना निकल के आएगा? √57 आप 57 का स्क्वायर करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि 57 है यहाँ पर, और इसका स्क्वायर करना, तो ये तो बराबर 57 ही हो जाएगा। तो 57, और यहाँ पर आप काट दीजिए, a के जगह पर क्या रखेंगे? 7 8, तो कितना हो जाएगा? 8 7 56, 56 दूना 112। तो आपको करना क्या है? यहाँ पर आप इसको निकाल लीजिए, 7 6 13, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 56। 113 में 57 घटाएंगे 56 होगा। यहां से इसको काट दीजिए तो 2 बार में कट जाएगा, 1/2। आपसे पूछा गया कि cos b का मान क्या होगा यहां पर, तो आप देख सकते हैं कि cos b के जगह पर आ कितना रहा है? 1/2। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आपको पता है कि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये तो यहाँ पर गिवन, अगर नहीं दिया रहता तो हम यहाँ पर क्या लिखते कि cos 60 डिग्री बराबर 1/2, ये हमें पता होता है। तो b के जगह पर कितना आ रहा है? 60 आ रहा है, तो यही आपका फाइनल आंसर होता है कि b का मान 60 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट्स ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैंने इसको जरूरी समझा, इसलिए मैंने इसको करवा दिया। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने देखा कि जो 10-12 क्वेश्चन हम लोगों ने किए जो 30 जनवरी को पूछे गए थे, और जो कुछ क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी थे और कुछ क्वेश्चन में आपके कॉन्सेप्ट को और फार्मूला को चेक किया गया, खास करके ट्रिगोनोमेट्री से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे उसमें। तो स्टूडेंट्स मैंने अपने तरीके से जितना बेस्ट से बेस्ट हो सका मैंने आपको बताने की कोशिश की। और स्टूडेंट्स मैं यही कहूँगा कि इसके बाद मेरा 30 जनवरी का भी वीडियो आएगा, जो 30 जनवरी में जो अलग अलग शिफ्टों में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको भी मैं एनालिसिस करवाऊंगा। इस तरह से अभी मेरा वीडियो ये चलता रहेगा। और आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लगातार DD ऑनलाइन कोचिंग के साथ जुड़े रहिए, और अपना प्यार और जो लगाव आप लोग हमें दिखाते हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स मैं आप लोगों को कहूँगा। आप जुड़े रहिए, और ये मैं आपके बीच लगातार वीडियो लेकर के आता रहूँगा।
स्टूडेंट्स, जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, आपकी प्रोत्साहन की हमें ज़रूरत होती है, आप हमें प्रोत्साहित करें, और उसके लिए हमें आपको कुछ एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों तक उसको शेयर करें, इससे हमें काफ़ी हिम्मत मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।